प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री इस मौके पर नई शिक्षा नीति 2020 पर भी रखेंगे अपने विचार। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए 3 तलाक कानून के लाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मनाया जा रहा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाना है सरकार का मकसद। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और स्मृति ईरानी ने भी देश भर की मुस्लिम महिलाओं को किया संबोधित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में लिया हिस्सा। समानता में भारत के विश्वास को फिर से दोहराया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर की समान लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण और क्षमताओं पर जोर देने की वकालत। बिहार में बाढ़ की हालत अब भी गंभीर। राज्य में बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर हुई 14। 40 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में। राहत और बचाव कार्यों में जुटा प्रशासन। असम में लगातार बारिश से हालात फिर चिंताजनक। देश में कोरोना की टेस्टिंग क्षमता को लेकर मंत्री समूह की समीक्षा बैठक। भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल की एक और बड़ी कामयाबी। पिछले 24 घंटों में 6,42,000 से ज्यादा नमूनों की हुई जांच। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करने का रखा लक्ष्य। और अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में संभावित देरी की सलाह देने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे नहीं चाहते चुनाव में कोई देरी, लेकिन साथ ही कहा, लाखों पोस्टल बैलेट के कारण हो सकती है समस्या। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर भी अपने विचार रखेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 1 से 3 अगस्त तक चलेगा। और केंद्र सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए 3 तलाक कानून लाए जाने को 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की और उनके अनुभव जाने। इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प समावेशी सुधार का है। 3 तलाक कानून के प्रभावी नतीजे सामने आए हैं। तमाम मुस्लिम देशों में इस पर पहले से ही प्रतिबंध था। 3 तलाक के अपराध बनने से मुस्लिम महिलाओं के आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और वो आत्मनिर्भर बनने में की तरफ उन्होंने एक कदम बढ़ाया है। जो संकल्प है वो समावेशी सुधार का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण का है। और इसी संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब घोषणा की कि 3 तलाक जैसी कुरीति, कुप्रथा और क्रिमिनल एक्ट खत्म होना चाहिए, इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्राइम को, ट्रिपल तलाक और तलाक़े बिद्दत के जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाया, और जिसका नतीजा है कि एक बिग रिफॉर्म और बेटर रिजल्ट, एक बहुत बड़ा सुधार और बेहतरीन उसका नतीजा हमारे सामने आया है। और इन 1 सालों के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी तादाद में ट्रिपल तलाक के जो केसेस हैं वो खत्म हुए हैं। और इस मौके पर केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आज का दिन सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि हर उस महिला के लिए खास है जो समाज में सम्मान चाहती है। आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं, ये हर उस हिंदुस्तानी महिला का दिन है जो चाहती है कि महिला को परस्पर
सम्मान समाज में मिलता रहे। ये दिन हर उस माँ का दिन है, हर उस पिता का दिन है जो चाहता है कि उसकी बेटी एक सुरक्षित भविष्य को प्राप्त करे। ये दिन हर उस परिवार का दिन है जो कामना करता है कि समाज में परस्पर हम संपर्क संबंधों के माध्यम से महिला की प्रतिष्ठा को बनाकर रखें। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के मौके पर मुख्य आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश की खवातीन को डिजिटली साक्षर बनाने के लिए अभियान चलाएंगे। नारी गरिमा, नारी सम्मान, यह हमारी सरकार का हुकूक है, उसका एक आईन है, उसका एक प्रमुख उद्देश्य है। हिंदुस्तान के आईटी मंत्रालय में, टोटल आईटी सिस्टम में 40 लाख लोग डायरेक्टली काम करते हैं और 125 करोड़ लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं और इसमें 1/3 महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप लोग हैं। अभी जो कॉमन सर्विस सेंटर की बात किया, देश में वो पहले 70,000 था, उसको हम ले गए लगभग 3.25 लाख तक। उसमें 12 लाख बच्चे बच्चियां काम करते हैं, उसमें भी महिलाएं हैं। आइए आपके साथ मिलकर इस मुल्क की खवातीनों को डिजिटली लिटरेट बनाने का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करते हैं। और मुस्लिम महिलाओं ने मोदी सरकार द्वारा उनके हित में लिए गए फैसलों को लेकर शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत तमाम राज्यों की महिलाओं ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और अपने अनुभव साझा किए। हम सब मुस्लिम महिलाओं पे जो इतनी कुप्रथा चल रही थी, वो उसके लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बहुत बड़ा एहसान किया है। उसका हम सब मुस्लिम महिलाएं बहुत धन्यवाद देते हैं। हम जितनी महिलाएं मुस्लिम समाज की हैं, आज खुलकर सांस ले रहे हैं। इस कुप्रथा से हमें आज़ादी मिली है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हमें, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए और स्मृति ईरानी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत सारे काम किए। शुक्रिया। लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि मोदी जी ने इतना हम लोगों का ख्याल किया और हम लोगों के लिए इतनी आवाज़ उठाई। हम महिलाओं के लिए बहुत खुशी की ये बात है कि उन्होंने हम लोगों का इतना साथ दिया और हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मकसद से भारत ने ब्रिक्स देशों में पर्यावरण प्रबंधन को लेकर पहले से चली आ रही सभी अच्छी प्रथाओं को आपस में साझा करने का आह्वान किया है। इस दिशा में भारत ने अपनी ओर से पहल का हाथ भी आगे बढ़ाया है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत के लिए इस समूह का विशेष स्थान है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन, शमन और अनुकूलन के वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बराबरी के साथ बंटी हुई जिम्मेदारियां, वित्त और प्रौद्योगिकी भागीदारी के प्रमुख स्तंभ हैं और भारत पेरिस समझौते और इसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। Our emission intensity has reduced by 21%, and before the start of this 2021, our NDCs are 2-degree compliant. Let us believe that science will also give many breakthroughs of reducing emissions in the world in coming 80 years. And so we will walk the talk on Paris Agreement. Let us take 2% as the real target, and when we start for 2 degrees, then it will definitely happen that with the advent of technologies, which we don't know how it will shape, but we are very sure, I am very sure that technology will improve and technology will adapt to our capacity to reduce emissions further. और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली महात्मा गांधी सेतु की अपस्ट्रीम लेन का लोकार्पण किया है और वे इस वक्त इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। जबकि मुझे हिंदुस्तान में शायद मैं ऐसा एक मंत्री हूं कि सबसे ज्यादा ब्रिज बनाने का मुझे सौभाग्य मिला होगा। मैंने समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट करके मुंबई में एक बहुत सुंदर ब्रिज बनाया जो मेरे कार्यकाल में बना है
और 55 उड्डान पुल बनाने का सौभाग्य मिला जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था। तो थोड़ा धीरे धीरे, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं, पर टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझने लगा। पर इस ब्रिज के बारे में जो समस्या आई थी, ऐसी आज तक कभी आई नहीं है, और इसलिए इस समस्या का समाधान कैसे करना, इसके बारे में वर्ल्ड के काफ़ी इंटरनेशनल कंसल्टेंट से इंटरेक्शन भी हुआ है। अब जरूर हमारे डिपार्टमेंट को आज कहूँगा कि एक बार इस पुल के बारे में जो जो प्रश्न, समस्याएं, स्टडी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी रिसर्च हुआ है, इसका एक किताब तैयार करेंगे, ताकि आगे आने वाले हमें भविष्य के इंजीनियर्स को और पीढ़ी को इसका मार्गदर्शन मिलेगा। इसमें मैं एक बार बेल्जियम और जब यूरोप में गया था, तो एम्स्टर्डम और रॉटरडैम, तो मैंने एक देखा कि रॉटरडैम में समुद्र के अंदर एक इमर्स ब्रिज किया है, टनल बनाई है, और वो पानी के अंदर से जाती है, नीचे से। तो आने के बाद मैंने कहा कि ये क्यों नहीं हम करें, ये ब्रिज को ये हाथ लगाने के बजाय गंगा के नीचे से हम लोग इमर्स टनल बनाए और उससे जाए। और वो जो कंसल्टेंट थे, जो यूरोपियन थे, उनके कंपनियों को भी यहाँ लाया गया, और वो पटना आए और उन्होंने उसका भी अध्ययन किया, और बाद में उसकी कॉस्ट और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा आई। आज हमारे डिपार्टमेंट के एक अच्छे इंजीनियर है, वो बिहार के ही, भूमिपुत्र BN सिंह करके, रिटायर्ड हुए हैं, अभी DG थे, पहले NHI में मेंबर भी थे, और टेक्निकली काफ़ी जानकार भी थे। और मेरी उनकी कम से कम 5-7 बार मीटिंगें होती थी, और मैं कुछ कन्विंस नहीं होता था। और फिर इसके बाद IIT रुड़की की भी हमने मदद ली, और कम पैसे में मजबूत और आने वाले 100 साल के लिए कैसे ब्रिज बने या लाइफलाइन के रूप में, इस पर अंतिम निर्णय हुआ। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये भी एक प्रकार से पहली बार इस प्रकार का उपयोग हमारे देश में हो रहा है, और आगे भविष्य में जब बड़े बड़े ब्रिज इस प्रकार की अगर समस्या आएगी, तो उनके लिए दिशा दर्शक भी होगा। इसकी कीमत 1742 करोड़ रुपए है, और आधा ब्रिज जो है ये निश्चित रूप से आज ओपन होगा, आधा मेरे अंदाज से करीब, मैं तो पहले चाहता था कि 18 महीने में पूरा ब्रिज ही पूरा हो, पर इसका ट्रैफिक डाइवर्ट करना, उसके अप्रोचेस के लिए जगह लेना, ये इतनी जटिल समस्याएं थी कि उसके लिए काफ़ी बार मीटिंगें होती थी। जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया तो वो शुरू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्शन का भी बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ करीब अभी तो मुझे लगता है 1 लाख PCUs का ट्रैफिक होगा, तो स्वाभाविक रूप से बढ़ता ट्रैफिक था, और इसके कारण समस्याएं भी गंभीर थी। और इसलिए जब ये टेक्नोलॉजी और इसके साथ जब काम हुआ है, ये आज बहुत अच्छा हुआ है। आज मेरी तो इच्छा थी कि ये जो इंजीनियरिंग का एक मार्वलस ऐसा एक डिज़ाइन है कि ये पूरे वर्ल्ड के इसमें उसको निश्चित रूप से इसका अध्ययन किया जाएगा, और जो IIT में सिविल इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनके लिए तो ये केस स्टडी है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें मुझे खुशी है कि बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा ये लाइफलाइन का ब्रिज, इसका आज 1 लेन का कम से कम उद्घाटन हो रहा है। इसके बारे में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो निश्चित रूप से हमारी सिविल इंजीनियरिंग की, हमारी टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है जिसका उपयोग हुआ है। जैसे बताया गया है कि 66,000 टन स्टील इसमें लाया गया है, और नीचे का पिलर रखकर ऊपर में स्टील का कवरेज किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा ऐसा एक सुपर स्ट्रक्चर, जो कंक्रीट का था उसको रिप्लेस करके स्टील में कन्वर्ट किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बिहार के इतिहास में, देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसका यशस्वी निर्माण हुआ। हमारे इंजीनियर्स को, बिहार सरकार को, सभी सहयोगी करने वालों को, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, इंजीनियर्स, और इसको जब कुछ लोग रिटायर्ड भी हो गए, और इसको रिसर्च करने में और टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते करते यहाँ तक आने में जिन लोगों ने सहयोग किया है, उनके प्रति मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जहाँ तक ये ब्रिज निर्माण हो रहा है, तो आप देख रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बिहार की लाइफलाइन मानी जाने वाली महात्मा गांधी सेतु के अपस्ट्रीम लेन का उन्होंने लोकार्पण किया, और इसके बारे में विस्तार से वो जानकारी दे रहे थे। उसके अलावा जो देश में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर अगली बिहार से ही है और बिहार में बाढ़ की सिचुएशन को लेकर है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राज्य में प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। बाढ़ के कारण 40 लाख की आबादी प्रभावित हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 19 राहत शिविर और 1000 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। बाढ़ के कारण 4,87,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खड़ी फसल नष्ट हो गई है। हालांकि कृषि विभाग का कहना है कि नुकसान का सही आकलन बाढ़ का पानी उतरने के बाद ही हो सकेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान महानंदा और कोसी के जल ग्रहण क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा, जबकि गंडक और बागमती के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से सामान्य वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। तो बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और असम की अगर बात करें तो असम में भी लगातार बारिश के कारण स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। मोरी गांव में कल बाढ़ के कारण एक और व्यक्ति की मौत के बाद राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 108 हो गई। राज्य के 33 में से 22 जिलों में तकरीबन 12 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। धीमाजी, विश्वनाथ, लखीमपुर, चिरांग, बारपेटा और ग्वालपाड़ा जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। असम में 135 राहत शिविरों में 29,981 लोगों ने शरण ली है। धीमाजी, सोनितपुर, तिनसुकिया, जोरहट और अन्य इलाकों सहित पूरे राज्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को राहत और बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। सर्किल कार्यालय, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 81,133 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना संक्रमण से 37,223 मरीजों को ठीक होने में सफलता मिली है। इस तरह देश भर में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 64.54% पहुंच गई है। देश भर में अब तक 10,57,805 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है। पिछले 24 घंटों में हालांकि कोरोना के 17,000 से अधिक नए मरीज भर्ती हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बेहद कम, महज 2.18% है। और भारत ने कोविड-19 टेस्टिंग में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 6,42,000 से ज्यादा कोविड-19 के नमूनों की जांच की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यापक परीक्षण, ट्रैकिंग और उपचार की रणनीति को लागू करना जारी रखा है। इसका उद्देश्य जांच क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करना है। और देश में कोरोना की स्थिति और टेस्टिंग क्षमता को लेकर मंत्री समूह ने आज समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 1 महीने में सरकार ने अपनी नीतियों से कोरोना के खिलाफ कई कामयाब कदम उठाए हैं। इसके साथ ही देश में महामारी से लड़ने के संसाधन भी बढ़े हैं। पिछले 1 महीने में हमने लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ टेस्ट जो है अपने देश में किए हैं और लगातार, क्योंकि ये एक डाटा है जो हमारे मंत्रालय में हम लोग रोज शाम को 7 बजे डेली रिव्यू करते हैं। 0.27% लोग जो है वेंटिलेटर पर थे, 1.58% आईसीयू में थे और 2.28% को किसी भी रूप में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। इन सब चीज़ों का आइडिया हमने आपको इसलिए दिया कि पिछले समय में हमने देखा है कि हर चीज़ में हम लोगों की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बढ़ी है।
और दिल्ली के छतरपुर स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेंटर में बनाए गए सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर और अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। आईटीबीपी चिकित्सकों के मार्गदर्शन में यहां रोजाना मरीजों को ध्यान और योग कराया जा रहा है ताकि बीमारी से लड़ने की उनकी क्षमता और मजबूत हो सके। ताजा जानकारी के मुताबिक इस सेंटर में अब तक करीब 800 कोरोना मरीज भर्ती हो चुके हैं। वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश में फंसे भारतीयों के स्वदेश वापसी के क्रम में एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने 158 भारतीयों को लेकर ढाका के हजरत शाह जलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए आज उड़ान भरी। बांग्लादेश से भारतीयों को स्वदेश लाने के अभियान में ये छठी उड़ान है। अगस्त में शुरू होने वाले वंदे भारत मिशन के 5वें चरण के तहत 13 अगस्त को भी ढाका से दिल्ली के लिए विमान के जरिए बांग्लादेश में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जाएगा। और दुनिया भर में कोरोना की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का कहर जारी है। वर्ल्डोमीटर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के अब तक 1,74,00,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,76,000 से ज्यादा हो गई है। अब तक 1,09,38,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस महामारी के कारण अमेरिका और ब्राजील सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और अमेरिका में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 46,34,000 से ज्यादा हो गई है। 1,55,000 से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। और बात अमेरिका के सियासत की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के संभावित देरी में सलाह देने के कुछ ही देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा है कि वो इन चुनावों को टालना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेल इन बैलेट सिस्टम को लेकर कुछ समस्या हो सकती है। ट्रंप ने वोटिंग के दौरान धोखाधड़ी की भी आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इतिहास के सबसे गलत और फर्जी चुनाव होंगे। अमेरिकी कानून के हिसाब से इस साल 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उनके पिता कृष्ण किशोर सिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक कैवियट दायर की है। केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर किए जाने को लेकर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की ओर से दाखिल याचिका के बाद सुशांत के परिजनों ने कैवियट दाखिल की है ताकि इस मामले में कोई भी आदेश देने से पहले न्यायालय उनका भी पक्ष सुने। इसके बाद अब बिहार सरकार ने भी उच्चतम न्यायालय में कैवियट दाखिल की है। राज्य सरकार का कहना है कि कोई फैसला दिए जाने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद से ही पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सुशांत के पिता ने हाल ही में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पटना पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सरकार ने उस याचिका को विरोध करने का निर्णय लिया। बिहार सरकार के मुताबिक, हम लोगों के मुताबिक, बिहार सरकार के और बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से कल ही एक कैवियट पिटीशन दायर किया गया है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, उन्हें एंगेज किया गया है। उनकी स्वीकृति ली गई है और राज्य सरकार उस याचिका का विरोध करेगी। और बीते एक साल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दूसरे राज्यों की तरह अपनी प्रगति की ओर अग्रसर है। जमहूरियत में आम लोगों की बड़ी भागीदारी का एहसास दूर दराज गांवों तक पहुंचने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। इस कड़ी में बैक टू विलेज और बैक टू विलेज 2 कार्यक्रम की अहम भूमिका रही है।
ग्रास रूट डेमोक्रेसी की शानदार पहल में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज और बैक टू विलेज 2 कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंच रही है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद आ रहे बड़े बदलाव में बैक टू विलेज कार्यक्रम से लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ा है। बैक टू विलेज कार्यक्रम के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आम जन ने जहां अपनी दैनिक जीवन से संबंधित जरूरतें प्रशासन के सामने रखी, तो प्रशासन ने भी आश्वासन के साथ साथ नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत जहां लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए, वहीं लेबर कार्ड और आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी उपलब्ध कराए गए। यानी सरकार आपके द्वार। बैक टू विलेज जो इधर आया ना, जो सर यहाँ आया निसार अहमद गनई, उसने हमको बहुत उम्मीद दी कि हमने बहुत डिमांडें रखे उसके पास। हमें उम्मीद है कि ये डिमांडें हमारे सारी पूरी हो जाएंगी। कुदरती चुनौतियों के बीच जिला प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में घर घर दस्तक दी। बैक टू विलेज कार्यक्रम के द्वारा आम लोगों की समस्याएं और जरूरतें प्रशासनिक अधिकारी उनके दरवाजे पर ही हल करते नजर आए। बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहल की, उसके तहत जो एक प्रोग्राम यहाँ हुआ था, उसमें डायरेक्टर प्लानिंग आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने बहुत सारे मसाइल लिख के ले गए यहाँ से वो। ये कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण भारत को प्रगति और समृद्धि की राह पर ले जाने और पंचायतों को सशक्त बनाकर गाँव में समग्र विकास लाने के लिए बेहद अहम साबित हुआ। 1 साल के अंदर ही इस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण को लाने से आम जन में प्रशासन और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैक टू विलेज योजना की तारीफ करते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बैक टू विलेज कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें समूची सरकारी मशीनरी को लोगों तक पहुंचना पड़ा। धारा 370 से आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर के दूरदराज पहाड़ी इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना और हर एक को विकास का हिस्सा बनाना ही सरकार का मकसद है। बैक टू विलेज 2 में सबसे बड़ी खुसूसियत ये रही कि बैक टू विलेज नंबर 1 में हम भूल गए थे बहुत कुछ गांव थे जहां रोड्स नहीं थे या लोग उतने अवेयर नहीं थे, तो उनको लगा था कि हम शायद भूल ही गए कयामत तक। लेकिन बैक टू विलेज सेकंड होने से वो दोबारा इस प्रोग्राम से जुड़े, उनको भी उनके मतलब फायदे नुकसान पता चले। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव कराया गया। चिन्हित कार्यों के लिए राज्य के सभी जिले को 5-5 करोड़ रुपए देने के फैसले को भी मंजूरी दी गई। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों को सशक्त बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। बदलाव की बयार में पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने नए परिवर्तन देखे हैं। पहले दूर दराज और पहाड़ी इलाके के लोगों को मामूली से मामूली काम के लिए भी श्रीनगर जाना पड़ता था, लेकिन आज श्रीनगर खुद उनके घरों तक पहुंच रहा है। कैमरामैन सुमित के साथ मसरूर फैजी, डीडी न्यूज़ के लिए। तो जम्मू कश्मीर में विकास और बदलाव की एक नई बयार। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।